हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ज्ञान की नगरी काशी से मेर जी का प्रणाम। तो बच्चों, हम लोग क्लास 12th में आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट को कंप्लीट किया है। अब हम लोग आगे बढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो बच्चों, ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ये जेनेटिक्स का पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर आता है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन को हम लोग मेंडेलियन जेनेटिक्स भी कहते हैं, क्योंकि मेंडल के एक्सपेरिमेंट और उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर में है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज जेनेटिक। जेनेटिक्स किसको कहते हैं, जेनेटिक डेफिनेशन क्या है। तो जेनेटिक का डेफिनेशन आता है कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। तो उस ये डेफिनेशन को क्लियर करने से पहले हम लोग जो इसके बेसिक टर्म्स है उसको क्लियर करते हैं, जहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, बच्चों को दिक्कत आती है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में इनहेरिटेंस क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, उसको समझते हैं। तो यहाँ आपके सामने मेंडल जी है, जिन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था। पी प्लांट जो है, जिसको हम लोग गार्डन पी भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। एक होता है स्वीट पी, दूसरा होता है गार्डन पी। गार्डन पी जिसको बोलते हैं पाइसम सटाइवम, जो हमारे घरों में यूज़ होता है। और जो स्वीट पी है उसको बोलते हैं लेथाइरस ऑडोरेटस। उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया था उन्होंने, गार्डन पी पे एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको बोलते हैं पाइसम सटाइवम। तो आपके सामने कभी ऑप्शन में स्वीट पी और गार्डन पी दोनों आ जाए तो आप गार्डन पी को टिक करेंगे। इसको ध्यान रखेंगे, छोटी सी बात है लेकिन बच्चों से गलतियाँ हो जाती हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग बेसिक टर्म्स की तरफ, कि इसमें हम लोग मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, उन्होंने उसमें कौन कौन से बेसिक टर्म को पहले क्लियर किया है, पहले उस पर समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे कि जेनेटिक्स क्या है। तो जेनेटिक्स क्या है, कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ये आपके यहाँ पर लिखा हुआ है, या एक और डेफिनेशन देते हैं स्टडी ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम। तो सबसे पहले आएंगे हेरिडिटी क्या है। हेरिडिटी क्या है, तो हम बोलेंगे ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ये आपका कहलाएगा क्या, इनहेरिटेंस कहलाएगा। तो हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी क्या है, तो इनहेरिटेंस पहले दिमाग में रखिएगा, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो हेरिडिटी क्या है, जिस प्रोसेस से जेनेटिक कैरेक्टर एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट में, एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में गया है, उसको क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। तो ध्यान रखेंगे, हेरिडिटी क्या है, प्रोसेस है। इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, ट्रांसमिट जेनेटिक कैरेक्टर जो होते हैं ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, वो क्या हो गया, इनहेरिटेंस। जिस प्रोसेस से गया है, हेरिडिटी। तो ध्यान रखेंगे। तो आपको वेरिएशन का मतलब क्या हुआ, जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफर होने के बाद एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट में जेनेटिक कैरेक्टर गया, वहाँ वो जाने के बाद जो ऑफस्प्रिंग में चेंजेस दिखते हैं, जो चेंजेस दिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। जैसे कोई बच्चा है, वो अपने पापा के जैसा है, एग्जैक्टली पापा की कॉपी नहीं तो है, एग्जैक्टली मम्मी की कॉपी तो नहीं है, तो वो जो लेकिन जो जेनेटिक कैरेक्टर है वो मदर और फादर से ही तो आए हैं, पेरेंट्स से ही तो आए हैं। तो वो जो मदर और फादर से जीन आने के बाद भी बच्चों में जो चेंजेस आ रहा है उसको बोलते हैं वेरिएशन। तो वेरिएशन आता क्यों है, तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, वेरिएशन तभी आएगा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन क्यों आता है, इसकी बात हम लोग कई बार किए हैं हम लोग। वेरिएशन तभी आता है कि जब जो गैमेट बन रहा है वो मियोसिस से बन रहा है। तो गैमेट जब भी बन रहा है मियोसिस से बन रहा है, तो मियोसिस से आपके प्रोफेस फर्स्ट में आपका होता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, जेनेटिक मेटेरियल का एक्सचेंज होता है, उसी जेनेटिक मेटेरियल के एक्सचेंज से वेरिएशन आ रहा है। तो ध्यान रखेंगे, सेक्सुअल प्रोडक्शन होगा तो वेरिएशन आएगा, और वेरिएशन आ रहा है तो वही इवोल्यूशन का कारण है। वेरिएशन नहीं होगा तो इवॉल्व नहीं होंगे ऑर्गेनिज्म, इवॉल्व नहीं होंगे तो प्रोजनी में डेवलपमेंट कुछ ऐसा होगा नहीं। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। तो डेफिनेशन नोट करते जाएंगे। उसके बाद है एलिल, ये इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में भी आ चुका है। एलिल, एलिल या एलिलोमॉर्फ भी कहते हैं, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। अब इसमें थोड़ा सा एक ऐड कर लेंगे, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन दैट प्रेजेंट ऑन सेम लोकस। जो सेम लोकस पे प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, एलिल। ये ध्यान रखेंगे। अगर जैसे मान लीजिए मेरा हाथ, दोनों हाथ क्रोमोसोम है, तो मेरी जो इंडेक्स फिंगर है इस पे एक जीन है, यहाँ पे इसके टिप पे मान लेते हैं, और दूसरा जीन यहाँ पे है, तब तो बोलेंगे ये एलिल है। लेकिन एक जीन इस टिप पर है और दूसरा जीन होमोलोगस क्रोमोसोम पे ही लेकिन यहाँ पे है, तो उसको एलिल नहीं बोलेंगे, ध्यान रखेंगे। तो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन दैट इज प्रेजेंट ऑन सेम लोकस इज कॉल्ड एलिल या एलिलोमॉर्फ। तो आगे इसमें बढ़ते हैं हम लोग, ये बेसिक टर्म्स याद रखेंगे। अब आते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, तो
ये जो डेफिनेशन लिखा हुआ है, कैरेक्टर विच इज एक्सप्रेस इज कॉल्ड डोमिनेंट, उससे अच्छा हम इससे अच्छे तरीके से और बोलना हो तो बोलेंगे द कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इन बोथ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन इज कॉल्ड डोमिनेंट। जो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन दोनों में एक्सप्रेस करे, जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर कैपिटल टी टॉलनेस का जीन मान लें और स्मॉल टी डार्कनेस का जीन माने, तो कैपिटल टी वो भी टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों वो भी टॉल है। तो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन, उस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस हो रहा है तो वो क्या हो गया, डोमिनेंट। और जो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस हो उसको बोलते हैं क्या, रिसेसिव। जैसे स्मॉल टी तब डॉर्फ हो जाएंगे, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो डॉर्फ नहीं होगा, तब टॉल होगा, क्योंकि वहां पे कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट है। तो ध्यान रखेंगे, तो जो होमोजाइगस कंडीशन और हेटेरोजाइगस कंडीशन दोनों में एक्सप्रेस हो, डोमिनेंट। जो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस हो, रिसेसिव। या जो दूसरा तरीका है हम बोलेगा, जो डोमिनेंट के आगे सप्रेस हो जाए उसको क्या बोलेंगे, रिसेसिव। और उसको स्मॉल लेटर्स दिखाएंगे और उसको कैपिटल लेटर्स दिखाएंगे। तो होमोजाइगस कंडीशन क्या है, जब सेम टाइप के क्रोमोसोम प्रेजेंट हो पेयर में, उसको क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। जैसे देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये क्या हो गया, होमोजाइगस। उसके बाद क्या आता है हमारा, हेटेरोजाइगस। अब द कंडीशन, अब ये हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या है, जब दो डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम पेयर में हो उसको क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस। कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होगा, फिनोटाइप क्या हो गया, एक्सटर्नल अपीयरेंस, या हम बोलें एक्सटर्नल या फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इसको बोलें क्या, फिनोटाइप। और जीनोटाइप क्या है, जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे मान लेते हैं कोई प्लांट है, उसकी हाइट ज़्यादा है, टॉल है, तो फिनोटाइप। किस जीन के कारण टॉल है, जीनोटाइप। फिर से ध्यान देंगे, जो कैरेक्टर हमको आपने दिखाई देता है, विजिबल कैरेक्टर है, उसी को क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। और वो कैरेक्टर जो जिस जीन के कारण वो कैरेक्टर हो रहा है उसको बोलेंगे जीनोटाइप, या जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप, एंड फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिनोटाइप। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें ये बेसिक टर्म्स हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सब इसी बेसिस पे हम लोग आगे चीज़ों को समझ पाते हैं, हमें समझने में आसानी होती है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल है, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। फादर ऑफ जेनेटिक्स हमारा क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। इनका जो एक्सपेरिमेंट था पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट था, तो वहाँ पे जीन उसको ये फैक्टर बोलते थे। पहले जीन क्या है, ये बात को थोड़ा समझ लीजिएगा। सेगमेंट ऑफ डीएनए जो किसी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करे या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, उसको हम क्या बोलते हैं, जीन। सेगमेंट ऑफ डीएनए that is responsible for appearance of character or that express in the form of mRNA and protein is called gene। हम लोग मॉलिक्यूलर में जाएंगे तो वहाँ mRNA और प्रोटीन के लिए लेवल में बात करेंगे, यहाँ सिर्फ कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने की बात करेंगे, ठीक है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स है, ध्यान रखेंगे इनको। उसके बाद हम लोग आते हैं, ये देखिए पी प्लांट है, तो पी प्लांट में जो फ्लावर है इसके दो कलर है, एक पर्पल है और एक वाइट है, ठीक है। ये आपका पी का सीड है, इस ध्यान रखिएगा, बड़ा काम आने वाला है आगे आपको। तो मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पे, उसका नाम है क्या, गार्डन पी। अभी हम लोगों ने इसकी बात की थी गार्डन पी की, और उसका नाम क्या है, पाइसम सटाइवम। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट कितने ईयर के लिए किया था, 7 ईयर के लिए एक्सपेरिमेंट किया था। ईयर याद रखेंगे, 1856 से लेके 1863 तक एक्सपेरिमेंट किया था, ध्यान रखेंगे। 7 ईयर तक एक्सपेरिमेंट किया था, गार्डन पी पे किया था। 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को लिया था, या 7 पेयर कैरेक्टर को उन्होंने क्या किया था, लिया था अपने एक्सपेरिमेंट पे, ध्यान रखेंगे। 7 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए फ्लावर है, फ्लावर में पेटल है, सेपल है, कार्पल है, एंथर है, ठीक है, स्टेमन है, वो सारी चीजें हैं। तो आप इसमें देखिए एक टर्म यहाँ मिलेगा आपको, इमैस्कुलेशन। हम लोगों ने भी इसमें भी पढ़ा था, जब सेक्सुअल प्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे भी हम लोग इमैस्कुलेशन पढ़ा था। हम लोगों ने क्या बात किया था, इमैस्कुलेशन मतलब क्या है, किसी भी प्लांट में जो बाइसेक्सुअल प्लांट है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उस फ्लावर में से मेल पार्ट को या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को इमेच्योर कंडीशन में ही रिमूव कर देना, ये क्या कहलाता है आपका, इमैस्कुलेशन। तो ये आपके देखिए फ्लावर है, फ्लावर में से ये
मेल पार्ट है जो एंथर है उसको रिमूव कर रहा है इमेच्योर कंडीशन में, उसको हम क्या बोल दिए, इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन करने के बाद हम लोग क्या करते थे, बैगिंग कर देते थे। बैगिंग कर देते थे, फिर बाद में हम लोग उसको फिर अपना डिज़ायर पॉलन ग्रेन से पॉलिनेशन कराते थे, फिर से बैक कर देते थे, जिससे कि हमारा डिज़ायर हाइब्रिड बन सके। ये भी इमेस्कुलेशन मेंडल भी ऐसे करते थे, ये इसी प्रोसेस के लिए करते थे, चीज़ों को जानने और अपना डिज़ायर हाइब्रिड बनाने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन कराने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्रॉस कराने का उनका तरीका क्या था, पहले क्रॉस करने के तरीके को ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या करते थे, वो 2 पी प्लांट लेते थे, ठीक है, और उस पी प्लांट को लेने के बाद उनके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब जिस कैरेक्टर को उनको क्रॉस कराना है उसको लेते थे। लेने के बाद वो क्या कराते थे, इमेस्कुलेशन कराते थे। इमेस्कुलेशन इसलिए कराते थे कि जो पी प्लांट होता है, पी प्लांट में आपका सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए वो क्या करते थे, पी प्लांट के मेल पार्ट को हटा देते थे इमेच्योर कंडीशन में, स्टेमन को काट के हटा देते थे इमेच्योर कंडीशन में, जिससे सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके, तो उसको बोलते हैं इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन होने के बाद क्या कराते थे, डिजायर पॉलन जिससे क्रॉस कराना है उसका पॉलन ग्रेन को लेकर उसके साथ क्रॉस करा देते थे, तो वो क्या हो गया, पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन होने के बाद फिर बैगिंग करके रख देते थे, बाद में वो फ्लावरिंग सीड रूट बनता था, फर्टिलाइजेशन होता था, फ्रूट और सीड बनते थे। जब सीड बन जाते थे तो सीड को क्या करते थे, कलेक्ट करते थे, कलेक्ट करके फिर जर्मिनेट करके नया प्लांट ग्रो कराते थे, और ग्रो करा के देखते थे कि वो प्लांट जिस कैरेक्टर को लिए हैं उसमें कौन सा कैरेक्टर आ रहा है, कैसे एक्सप्रेस हो रहा है, उन सारी चीज़ों को देखा करते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अब उन्होंने 7 कैरेक्टर क्या लिए थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहले बात बच्चों को मन क्वेश्चन आना चाहिए, सर ये जो उन्होंने जो पी प्लांट को ही क्यों लिया था, आप लोग क्लास 10 में भी थोड़ा मोड़ा पढ़े होंगे, तो आप लोग सोचिए जरा कि उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों लिया था। तो सबसे पहला पी प्लांट को लेने का रीज़न था कि वो इजीली कहीं भी ग्रो कर जाता है। दूसरी बात, वो जो प्लांट होते हैं उसकी लाइफ साइकिल बहुत कम होती है, 3-4 महीने में वो फ्लावरिंग सीड सब बना के दे देता है। तीसरी बात, उसमें बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स है और इजीली विजिबल थे, जिसको कि क्रॉस करा के हम लोग देखने में आसानी होती थी। चौथी बात, जो उसका फ्लावर होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, तो बाइसेक्सुअल होता है तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है, और चाहे तो हम क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो पॉलिनेशन नहीं भी कराए तो भी वो सीड का फॉर्मेशन कर सकता है। चौथी बात कि ये पांचवी बात, जो सीड जो पी प्लांट था वो अगर फेवरेबल कंडीशन मिले तो उसको इजीली कहीं भी ग्रो कराया जा सकता था। तो ये कुछ बातें थी जिसके कारण उन्होंने पी प्लांट को सेलेक्ट किया था। ठीक है, तो उन्होंने इतने सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है या ट्रेड्स हैं जिस बेसिस पे उन्होंने चीज़ों को क्या किया था, पी प्लांट को सेलेक्ट किया था। सबसे पहले यहाँ टर्म है कैरेक्टर और यहाँ ट्रेड्स है। तो कैरेक्टर्स क्या है, किसी प्लांट में उसके फीचर को हम लोग कैरेक्टर बोल रहे हैं, जैसे स्टेम हाइट है, फ्लावर कलर है, फ्लावर पोजीशन है, ये सारे क्या है, कैरेक्टर है। जिस भी प्लांट में फीचर है उसको क्या बोल दिए, कैरेक्टर। और कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रेड्स। ये भी बेसिक्स है, उसको नोट कर लीजिएगा। कैरेक्टर का डिफरेंट फॉर्म क्या कहलाएगा, ट्रेड। जैसे स्टेम का हाइट है, हाइट के 2 फॉर्म है, टॉल और डॉर्फ, तो ये क्या हो गया, हमारे आपके ट्रेड्स हो गए। फ्लावर कलर के भी 2 फॉर्म हो गए, वॉयलेट एंड वाइट, ये क्या हो गए, ट्रेड्स हो गए। तो ध्यान रखेंगे, ये यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और आता है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। फिगर को भी देखते जाइएगा, फिगर के साथ साथ आप कैरेक्टर्स को दिमाग में बैठा। स्टेम हाइट है तो हाइट में बच्चों के दिमाग में रहता है कि हाइट है तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, तो टॉल है या तो डॉर्फ है। बीच वाले की बात उन्होंने नहीं की है, तो टॉल और डॉर्फ की बात किया है। दूसरा फ्लावर कलर है, या तो फ्लावर वायलेट था या तो वाइट था। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने फ्लावर देखा भी था, वाइट और वायलेट था। फिर यहाँ फ्लावर पोजीशन है, या तो एक्सियल है या तो टर्मिनल है। तो एक्सियल पोजीशन और टर्मिनल पोजीशन का यहाँ पे देखिए जरा, ये फिगर देखिए आप लोग, इसमें आप देखिए कि यहाँ पे ये फ्लावर है, ये देखिए फ्लावर साइड में एक्सिस पे हो रहा है, और ये और यहाँ टिप पे हो रहा है। इसको टर्मिनल और एक्सियल बोल रहा है। एक्सियल और टर्मिनल का सीधा मतलब समझिए, ये तो टिप पे हो रहा है, टिप पे हो रहा है तो टर्मिनल इस फिगर में देखिएगा, और साइड में हो रहा है तो बोल दिए एक्सियल। सिंपल वर्ड में इसको रखिएगा। ये देखिए टॉल और ये शॉर्ट है, ये पर्पल और ये वाइट है। ये कैरेक्टर्स के जो ट्रेड्स हैं आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, तो फ्लावर का जो पोजीशन है 2 होगा, एक्सियल या तो टर्मिनल। तो उसके बाद हम लोग बात करें
फिर उन्होंने पॉड शेप की बात किया, इन्फ्लैटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड। फिगर में देखिए इन्फ्लैटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड का मतलब क्या हुआ। इन्फ्लैटेड मतलब एकदम स्मूथ, देखने में बड़ा अच्छा जो लगता है, आप लोग जो मटर खरीद के लाते हैं जो प्लेन है एकदम, उसको बोलते हैं इन्फ्लैटेड। और जो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया कॉन्स्ट्रिक्ट, उसको बोल दिए क्या, कॉन्स्ट्रिक्टेड। ये देखिए आपके सामने है पॉड का शेप, इन्फ्लैटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड। यही आपके नीड में आ चुका है कि पॉड शेप कौन कौन से हैं। फिर आता है पॉड कलर, या तो ग्रीन है या तो येलो है। तो ग्रीन में क्या हो गया, ये आपके सामने है। आप लोग जब पॉड मटर खरीदते होंगे, अभी तो बहुत कम हो गया है लेकिन पहले थोड़ा ज़्यादा हुआ करता था, पॉड या तो ग्रीन आता था, कुछ को जो पॉड के शेप कलर होते थे वो येलोविश होते थे, तो इसलिए पॉड कलर में उन्होंने दो लिया, येलो, ग्रीन और येलो। और पॉड शेप में दो लिया, फ्लैटेड, इनफ्लैटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड। ठीक है, इनफ्लैटेड को आप लोग फ्लैट भी समझ सकते हैं, जो एकदम प्लेन हो, इसे याद रख सकते हैं। और कॉन्स्ट्रिक्टेड के लिए आप लोग याद रख सकते हैं कि टेढ़ा मेढ़ा जो है। ठीक है, सीड शेप में उन्होंने दो लिया, राउंड और रिंकल, राउंड और रिंकल। और सीड कलर में लिया येलो और ग्रीन। ध्यान रखेंगे यहाँ बच्चों कंफ्यूजन होता है, सीड कलर और पॉड कलर दोनों में ध्यान रखेंगे, सीड कलर और पॉड कलर दोनों में येलो और ग्रीन ही है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पॉड कलर में जो डोमिनेंट है वो ग्रीन है और जो रिसेसिव है वो येलो है। सीड कलर में जो डोमिनेंट है वो येलो है और जो रिसेसिव है वो ग्रीन है। इसलिए कभी कभी आप मटर, आप देखिए, आप मटर खरीदेंगे या फिर जिसके यहाँ मटर की खेती होगी वो ध्यान दिए होंगे ज़्यादा इस पर, तो आप मटर खरीद के लाएंगे तो आप जैसे सूखा मटर, अभी हरे मटर की बात नहीं कर रहे हैं, तो उसमें ढेर सारे येलो मटर रहते हैं, एक आग तो आपको हरे मटर दिख जाते हैं। तो हरे मटर का अमाउंट कम क्यों है, क्योंकि वो रिसेसिव है और डोमिनेंट है येलो, इसलिए येलो सबसे ज़्यादा दिखता है सीड कलर। तो ये आपको आमतौर पर देखने में मिल जाएगा, तो 4-5 किलो खरीदेंगे तो शायद मिल जाए उसमें। तो सीड शेप में क्या ध्यान रखेंगे, राउंड और येलो है या राउंड और रिंकल्ड है। तो यहाँ पे आप बच्चों कंफ्यूज नहीं होएगा, ध्यान रखेंगे सीड कलर जो मोस्टली आप ऐसे याद रखेंगे, जो मटर खरीद के लाते हैं सूखा मटर, वो ज़्यादातर कैसा होता है, येलो होता है, तो वो कैसा है, डोमिनेंट। और कुछ कुछ ग्रीन दिख गए तो ये आपके हो गए ग्रीन। पॉड लेके आए तो पॉड कलर आपका ग्रीन है और कैसा है, येलो है। तो आप मटर खरीद के लाते हैं तो जब उसका पॉड लाते हैं तो ज़्यादातर जो पॉड का कलर है, जिसको आप छिमी बोलते हैं, जिसको छीलते हैं, जिसमें से मटर निकालते हैं लोकल लैंग्वेज में, तो उसमें आप देखेंगे तो ये ग्रीन होता है। तो आप इस तरह से दिमाग में बैठाएंगे, पॉड कलर कैसा होगा, ग्रीन होगा और येलो होगा। तो आपको ये तो ध्यान रखना है कि इसके फॉर्म ट्रेड्स कितने हैं कैरेक्टर के, कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। जो साइड वाइज आपको ज़्यादा फ्लावर दिखेंगे, जैसे आप मटर के जो खेत गांव से बिलोंग करते हैं, जो जिन्होंने मटर के प्लांट को देखा है वो देखे होंगे कि जो प्लांटेशन जब होती है, प्लांटेशन की हम बोले सीडलिंग होती है, जब प्लांट बन के तैयार होता है, तो आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो मटर के प्लांट हैं वो उनके जो फ्लावर होते हैं वो साइड में होते हैं, एक्सियल होते हैं। क्योंकि अगर टिप पे फ्लावर होता है तो उसके प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो हम लोग ऐसा प्लांट नहीं लगाना चाहेंगे जिसमें प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा ना हो, फ्लावरिंग ज़्यादा ना हो। साइड में अगर फ्लावर होता जाएगा तो प्लांट की लेंथ भी बढ़ती जाती है और उसमें फ्लावरिंग भी ज़्यादा होगी तो फ्रूटिंग भी ज़्यादा होगी। ये ठीक वैसे ही है, आप लोगों ने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा रेसिमोस साइमोस। ठीक है, जब नया फ्लावर एपेक्स पे होता है उसको बोलते हैं रेसिमोस, और जब टर्मिनल हो जाता है तो उसको बोलते हैं साइमोस। तो ध्यान रखेंगे उसको। तो ये उसी से मिलता जुलता है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे। पॉड शेप में भी ध्यान रखें, इन्फ्लैटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड, ये याद रखेंगे। इसमें आप याद रख सकते हैं पिक, पी फॉर पॉड शेप, आई फॉर इन्फ्लैटेड, सी फॉर कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो इन्फ्लैटेड जो हो गया वो क्या हो गया आपका, डोमिनेंट हो गया, और कॉन्स्ट्रिक्टेड कैसा हो जाता है, रेसेसिव हो जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट भी कर लीजिएगा, और कोई डाउट हो तो पूछ भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जब एक जीन के इनहेरिटेंस की बात हो रही है जिसमें दो पेरेंट तो इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन एक ही जीन पे एक साथ बात हो रही है, 2 जीन की बात नहीं हो रही है, तो अभी इस पे चलते हैं। और इसमें इन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात किया है मेंडल ने, और मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन की कैटेगरी में डाला था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक टॉल लिया एक डॉर्फ लिया, दोनों का क्रॉस कराया, दोनों क्रॉस कराने पर देखा तो सारे प्लांट टॉल हो गए। आप थोड़ा इसको विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिएगा, बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा सोचते हैं कि किस तरह से दिमाग में रखें। तो टॉल लिया और डॉर्फ लिया, तो टॉल और डॉर्फ का जब उन्होंने क्रॉस कराया तो सारे प्लांट टॉल हो गए। उनके दिमाग में क्वेश्चन है कि आखिर ये क्या हुआ, जब टॉल का डॉर्फ से क्रॉस करा रहा है तो कुछ तो डॉर्फ आना चाहिए, या तो सारे डॉर्फ आ जाते, नहीं तो कुछ तो डॉर्फ आते। एक भी प्लांट देखें तो एक भी प्लांट डॉर्फ नहीं, तो उनके दिमाग में क्वेश्चन है कि ये हुआ क्या। तो फिर उन्होंने क्या किया,
कि फिर जो टॉल जो आए थे उनकी सेल्फिंग करा दी, सेल्फ पॉलिनेशन कराया, सेल्फ क्रॉस कराया। तो उन्होंने देखा कि कुछ प्लांट थे जो टॉल मिले हैं और कुछ डॉर्फ मिले हैं। अभी भी देखा उन्होंने कि टॉल का नंबर ज़्यादा है, डॉर्फ का नंबर कम है। फिर उनके दिमाग में कुछ बात आई कि कोई तो ऐसा चीज़ है जिसको उन्होंने बोला कि बाद में जाके उन्होंने फैक्टर बोला, और जिसको अब हम लोग बोलते हैं जीन। कोई तो ऐसा चीज़ है जो जब हम लोगों ने क्रॉस कराया पहली बार तो वो जीन था उसमें, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हुआ, लेकिन जब सेल्फ क्रॉस कराए तो फिर वो जाके एक्सप्रेस हुआ। तो इन्होंने कुछ इसी तरह के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, और उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उन्होंने देखा कि कुछ रिजल्ट मिले जो हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए ये पेरेंट है, तो पेरेंट में ये टॉल है, ये डॉर्फ है, उन्होंने क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में सारे टॉल मिल गए। और फिर उन्होंने जब F1 जनरेशन में सारे टॉल मिले तो इनकी सेल्फ से क्रॉसिंग करा दी, दोबारा से खुद में क्रॉस कराया, सेल्फिंग कराई, तो देखा कि जो 1/3 हैं वो हमारे क्या मिले, टॉल मिले, और 1/4 कैसे मिल गए, डॉर्फ मिले। मतलब 75% टॉल मिला और 25% डॉर्फ मिला, जिसको 1:3 का रेशियो बोला जाता है। कुछ ऐसा कंडीशन मिला। तो अब यहाँ तक जब बात हुई तो उनको समझ में आने लगा, तो वहीं से उन्होंने डोमिनेंट और रिसेसिव की बातें की, और कि कोई डोमिनेंट है तो रिसेसिव को सप्रेस कर देता है, और रिसेसिव जब अकेले है तो एक्सप्रेस नहीं होता, होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस होता है। ये सारी बातें ही वहाँ से निकल के आई। ठीक है, अब देखिए इधर, तो ये वही एक्सपेरिमेंट है। देखिए जरा इसमें कैपिटल टी, इसको हम लोग इस तरह समझते हैं, कैपिटल टी होमोजाइगस टॉल मतलब प्योर टॉल, और होमोजाइगस रिसेसिव स्मॉल टी जो कि पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स प्योर हैं, ध्यान रखेंगे। अब जब इनका क्रॉस कराया गया तो हमको हेटेरोजाइगस कंडीशन मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। और जब देखे मतलब सारे टॉल मिल गए F1 जनरेशन में, फिर उन्होंने क्या कराया, इसकी सेल्फिंग कराई, कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल टी स्मॉल टी से जब क्रॉस कराया तो कुछ ऐसा कंडीशन मिला। ये चेकर बोर्ड बनाया, चेकर बोर्ड रेगलैंड सी पुनेट ने बनाया था, ठीक है। उन्होंने इसको पुनेट स्क्वायर भी कहते हैं या चेकर बोर्ड भी कहते हैं। तो आप पुनेट स्क्वायर ध्यान रखेंगे क्योंकि रेगलैंड सी पुनेट ने ही इसको पहली बार बनाया था, वो जेनेटिसिस्ट थे, तो ध्यान रखेंगे, ये भी आपके एग्जाम में हुआ क्वेश्चन है। तो ये आपका पुनेट स्क्वायर बनाया। पुनेट स्क्वायर में क्रॉस कराने के बाद जैसे इधर हम क्रॉस कराएंगे, ऊपर कैपिटल टी स्मॉल टी को रखेंगे, इधर कैपिटल टी स्मॉल टी को रखेंगे, तो इसका ये इसके साथ गया तो कैपिटल टी कैपिटल सी, ये इसके साथ गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ गया फिर से तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ गया तो स्मॉल टी। कैसे क्रॉस कराना है ये ध्यान रखेंगे। और उसके बाद देखिए कैपिटल टी टॉल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी डोमिनेंट है तो ये भी टॉल हो जाएगा। यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी है तो कैपिटल टी टॉल है तो ये भी डोमिनेंट हो जाएगा। ये स्मॉल टी तो ये कैसा हो जाएगा, डॉर्फ हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये गया, उसी तरह यहाँ पे भी हो रहा है, उसी को इस तरह से दिखाया गया है कि आपका कैपिटल टी है और ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी क्या हो जाएगा, टॉल हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी डॉर्फ हो जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया है कि फिर इसको क्रॉस कराया है, इस तरह से डायग्राम के हिसाब से दिखा के क्रॉस कराया है, तो कुछ इस तरह कंडीशन देखने को मिला है। ये इस तरह से पुनेट स्क्वायर बना के दिखाया गया है, ये डायग्राम दिखा के बताया गया, लेकिन बात दोनों में सेम ही है। आपके एनसीईआरटी में भी कुछ इस तरह से दिखाया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपको ध्यान रखना है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपको हम लोगों ने बात किया था कि जो 75% थे वो टॉल थे और 25% डॉर्फ थे। मतलब 4 प्लांट है तो 4 प्लांट में 3 टॉल है और 1 डॉर्फ है, तो 3:1 का रेशियो आया, या 1:3 भी आपको कोई जगह मिल सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 3 टॉल है और 1 डॉर्फ है। तो ये तो फिनोटाइप में बाहर से देखने पता चला कि 3 टॉल है 1 डॉर्फ है, तो ये आपका फिनोटिपिक कैरेक्टर है। लेकिन जेनेटिक लेवल पे अगर देखें तो आप इस पुनेट स्क्वायर में देखेंगे तो कैपिटल टी ये प्योर टॉल है, लेकिन दो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी ये दोनों टॉल तो हैं लेकिन इम्प्योर टॉल है, और स्मॉल टी डॉर्फ है। तो मतलब अगर हम जीनोटाइप देखना चाहें तो बोलेंगे 1 प्योर टॉल, 2 इम्प्योर टॉल और 1 डॉर्फ, या हम बोलेंगे 1 होमोजाइगस टॉल, 2 हेटेरोजाइगस टॉल और 1 होमोजाइगस डॉर्फ, इस तरह से बोल सकते हैं। तो जीनोटाइप की बात करें तो आपका 1:2:1 का रेशियो आएगा, ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो होमोजाइगस में
होमो जाइगस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो 3:1 और अगर होमो जीनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा 1:2:1 हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी। मेंडल ने सिमिलर ऑब्जर्वेशन किया, अदर पेयर ऑफ ट्रेट को लिया, तो उनका जो ऑब्जर्वेशन था वो सिमिलर था, ठीक है। तो इसी बेसिस पे ऐसे बहुत सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करवाए, जैसे कि यहाँ पे आपके सामने देखिए फ्लावर कलर को लेके पर्पल और वाइट से क्रॉस कराया तो कुछ ऐसा उनको मिला। सीड कलर को लिया तो डोमिनेंट फॉर्म इतना, रिसेसिव फॉर्म इतना, तो कुछ इस तरह का रेशियो मिला उनको। फिर सीड सेप को लेके मिला। तो ऐसे ढेर सारे उन्होंने क्रॉस कराए। जब ढेर सारे उन्होंने क्रॉस कराया तो क्रॉस कराने के बाद कुछ उनको बातें समझ में आई कि, और उन्होंने कुछ टर्म प्रपोज किया जिसको उन्होंने बोला फैक्टर बोला कि हर प्लांट में अपना अपना कुछ फैक्टर होता है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में क्या होता है, इनहेरिट होता है, जिसको जो कि एक्सप्रेस होने का काम करता है, जिसके कारण कोई भी प्लांट अपना जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है उसको शो करता है, ठीक है। और बाद में उसी फैक्टर को क्या बोला गया, जीन बोला गया। तो ध्यान रखेंगे, एक बात यहाँ पे लिखी गई है थोड़ा क्वेश्चन के लिए कि कैपिटल टी टॉल के लिए यूज़ किए, स्मॉल डी डॉर्फ के लिए यूज़ कर दिए, इसलिए इसको लेने से बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। इसलिए कैपिटल टी टॉल के लिए और स्मॉल टी डॉर्फ के लिए यूज़ किया गया है कि बच्चों को आगे चल के जब कई कैरेक्टर, एक से ज़्यादा कैरेक्टर का हम लोग जब क्रॉस कराएं तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसको। अब इसमें ध्यान रखेंगे, तो जो F1 जनरेशन होता है जब सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो जो गैमेट प्रोड्यूस होते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी वो इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं। जैसे आप देखिए इसमें 2 कैपिटल टी है, एक कैपिटल टी यहाँ, एक कैपिटल टी यहाँ, तो टोटल मिला के 4 कैपिटल टी अगर 4 लोग हैं। यहाँ पे देखिए 2 स्मॉल टी है, एक स्मॉल टी यहाँ, एक स्मॉल टी यहाँ, तो टोटल 4 स्मॉल टी है। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी जाने का जो प्रोपोर्शन है वो 50% है, मतलब दोनों बराबर बराबर जाने के चांस से होते हैं, ठीक है। तो मतलब 50% एक पेरेंट से आए, 50% दूसरे पेरेंट से आए, ऐसा ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो वही यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि मेल और फीमेल में XX और XY होता है, वहाँ भी जो मेल के गैमेट होते हैं वो भी 50% जाते हैं और 50% फीमेल गैमेट से फीमेल क्रोमोसोम आते हैं। जो मेंडल, पहली बात आप लोगों के मन में आ रहा होगा जब मेंडल ने इतना अच्छा काम किया था तो मेंडल उतना पॉपुलर क्यों नहीं थे। आप थोड़ी सी इस बात को समझिएगा कि मेंडल के पॉपुलर ना होने का रीज़न आपके सामने कुछ ये दिख रहा होगा। उन्होंने सबसे पहले क्या किया था ना कि उन्होंने सारी चीज़ों को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में ले लिया था। उस समय बायो के बारे में, पहले बात बायो में लोग काम तो कर रहे थे लेकिन बायो में मैथ्स को यूज़ करके काम करना ये उस समय के लिए बहुत नया था, लोग समझ नहीं पाए, पहली बात। और दूसरी बात क्या हुआ कि एक वर्ड यूज़ करते फैक्टर, एक फैक्टर है उसमें जाता था, तो फैक्टर का कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था, फिजिकल एविडेंस नहीं होने के कारण फैक्टर को कोई जान नहीं पाया। तो बोलते थे फैक्टर है, यहाँ से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, लोग बोलते फैक्टर है क्या, किसको फैक्टर बोल रहे हैं, तो उसको कैसा दिखता है, क्या होता है एग्जैक्टली वो समझा नहीं पाए फैक्टर के बारे में। दूसरी बात कि उस समय जो उस टाइम पे जब मेंडल का टाइम था तो उस समय कम्युनिकेशन ईजी नहीं हुआ करता था। कम्युनिकेशन ईजी नहीं हुआ करता था तो हुआ क्या कि अगर अपनी बात को दूसरी जगह पहुंचाना है तो बड़ा टाइम लग जाता था, तो इस कारण से बातें इनकी बहुत लोगों तक पहुंच नहीं पाए। और चौथी बात हुआ क्या कि इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट था वो बहुत ही छोटे मैगजीन में उन्होंने अपना जो रिसर्च था वो पब्लिश किया। वो छोटे मैगजीन बहुत कम लोगों के पास जाती थी और बहुत लोग पढ़ते भी नहीं थे उसको, इसलिए बहुत लोग उसको जान नहीं सके, समझ नहीं सके। और एक और बात ये आई कि उस समय जो टाइम था वो डार्विन का था। डार्विन ने एक बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, सब लोग उसकी बात करते थे, सब लोग उस पर ध्यान दिए हुए थे, तो मेंडल को बात को उस समय लोग ध्यान नहीं दे पाए। तो ये कुछ बातें थी जिसके कारण मेंडल का एक्सपेरिमेंट जो इतना बढ़िया काम करने के बाद भी लोगों तक बातें उनकी पहुंच नहीं पाई। उसके बाद में कुछ साइंटिस्ट आए, कॉर्ड कॉरेंस, ह्यूगो डिवरीज, शेनमार्क, उन्होंने मेंडल के जब रिसर्च को फिर से देखा तो उन्होंने रीपब्लिश किया। रीपब्लिश करने के बाद उन्होंने मेंडल के नाम को वापस दिलाया और मेंडल का नाम फिर से
हम लोग अच्छे से जानने लगे। लेकिन अगर वो तीनों साइंटिस्ट नहीं आते तो मेंडल को हम लोग नहीं समझ पाते। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे कि इसमें उन्होंने बायनोमियल एक्सप्रेशन के फॉर्म लिया, ax + by का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट फॉर्म किया है। अब देखिए इसमें ये आपके एनसीईआरटी में दिया है, तो थोड़ा सा एक बार ध्यान दे देंगे इस पर। यहाँ पे देखिए 1/2 कैपिटल टी लिए, 1/2 स्मॉल टी लिए, तो a को 1/2 लिया गया है, तो 1 और इसका स्क्वायर तो है ही। तो जब इसी का इसी से क्रॉस कराएंगे 1/2 टी प्लस 1/2 स्मॉल टी मल्टीप्लाइड बाई 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी, क्रॉस कराने के बाद ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 स्मॉल टी कैपिटल टी, फिर ये एक बार इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर अब इसको इससे क्रॉस कराएंगे तो 1/2 स्मॉल टी इंटू 1/2 कैपिटल टी, तो 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, फिर ये इसके साथ जाएगा तो 1/4 स्मॉल टी हो जाएगा। तो अब इसमें देखिए कुछ मिलजुल के कुछ ऐसा आ रहा है, तो ये कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों को ऐड करेंगे तो 1/4 मिला के 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, और ये 1/4 के फॉर्म में है ही। तो आपका कुछ इस तरह का कंडीशन आता है जिसमें 1/4 कैपिटल टी 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी और 1/4 स्मॉल टी। हम एक सिंपल लेने के लिए सब में अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हमको ये 1 हो जाएगा कैपिटल टी और ये 2 कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये आपका 1 स्मॉल टी आ जाएगा। तो मतलब ये ठीक वैसे ही आ जाएगा 1:2:1 जो आपका जीनोटाइपिक रेशियो था। तो मेंडल ने अपने समय में इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया था। तो बच्चे उस समय के जो साइंटिस्ट थे उनको बहुत सारे बायो की बातें नहीं समझ में आने लगी, बायो में कहाँ से मैथ लेके चले आए, तो ये बड़ा कन्फ्यूज़न होता था। इसीलिए ये वन ऑफ द मेन रीज़न था जिससे कि वो बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया, मतलब बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हुए, मतलब सक्सेस हुए, उनका बहुत नाम नहीं हो पाया। तो ये देखिए कुछ यही कंडीशन है जिसको उन्होंने मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया था बायनोमियल एक्सप्रेशन के थ्रू। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो मेंडल ने F2 जनरेशन में पाया कि लगातार सेल पॉलिनेशन कराने से जो डॉर्फ प्लांट है उनका जो पॉपुलेशन है उनका पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, और डॉर्फ का जब पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो अब उन सोचने लगे कि ये डॉर्फ वाला जीन कैसे बार बार एक्सप्रेस हो रहा है। तो हम लोग आगे बात करेंगे जिसको बोलेंगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है? कंटिन्यूअस सेल पॉलिनेशन से जो रेसेसिव कैरेक्टर हैं वो एक्सप्रेस होने लगते हैं, उसी को बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो उसको जानने और समझने के लिए उन्होंने आगे चल के बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस भी परफॉर्म किया। ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बैक क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, डायहाइब्रिड क्रॉस क्या है, वो सारी चीज़ों को इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अभी आप लोग घर पे जाइए, घर पे थोड़ा अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए और क्वेश्चन रिवाइज कीजिए बार बार। और हम लोग यहाँ पे उतने ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं करा सकते, हम लोग अपने ऑफलाइन क्लासेस में बहुत सारे क्वेश्चन कराते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल कराते हैं, जो कि आप लोग भी आके जुड़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का लाभ ले सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।